तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कोई खजाना छोड़कर नहीं मरे जो तुम्हारी शादी कर दे। उसको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, अब उसकी शादी का बोझ भी हमारे सर पर है। जुबैदा नहीं, तुम सुन लो। अब्दुल गफूर के साथ कर दो उसकी शादी। बूढ़ा है तो क्या हुआ, इतनी जायदाद का मालिक है, तुम लोगों के दिन बहर जाएंगे। वो अभी बहुत छोटी है, मैं कैसे एक बड़े बीमार बाबे के साथ उसकी शादी कर दूं? ये सहारते बुदा लगफूर बड़ी जायदाद का मालिक है, वो हमें भी बहुत बड़ी रकम देगा। सोच लो, कहीं और शादी की तो जहीज देना पड़ेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी। ये कहानी है मारिया की, एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन में माँ बाप का साया खो दिया और जवानी में अपने ही रिश्तों का, जिसके लिए चचा चाची का घर पनाह नहीं कायद था, जिसकी किस्मत का सौदा एक बीमार बूढ़े के नाम पर तय कर दिया गया। वक्त आया तो एक वसीयत ने सब हिसाब बराबर कर दिया और मारिया वो बन गई जिसे कोई कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और सब लालची हाथ खाली रह गए। मारिया एक कम उम्र यतीम लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक खामोश सा सवाल होता था, जैसे वो हर आने वाले दिन से पूछ रही हो कि उसका कसूर आखिर क्या है। उसके उम्मी अबू का इंतकाल उसे याद भी ना था, बस इतना जानती थी कि एक वक्त था जब कोई था जो उसे प्यार से पुकारा करता था, उसके सर पर हाथ रखा करता था। अब वो सब यादें सिर्फ धंधली तस्वीरों की तरह उसके दिल में कैद थीं। उम्मी अबू के जाने के बाद मारिया को इसके चचा के घर ला बसाया गया। शुरू में उसे लगा शायद यहां उसे अपना पन मिल जाएगा, मगर ये खुशफहमी ज्यादा दिन न चल सकी। चचा के लिए मारिया एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ थी, एक ऐसी इजाफी चीज जो ना चाहते हुए भी घर में रखनी पड़ गई हो। उसकी मौजूदगी पर अक्सर चचा के चेहरे पर नागवारी साफ झलकती थी और वो बात बात पर जता देता था कि मारिया उसके सर पर एहसान है। चाची का रवैया इससे भी ज्यादा सख्त था। घर का कोई काम ऐसा ना था जो मारिया के हिस्से में ना आता हो। सुबह सबसे पहले उठना, सहन साफ करना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और फिर बावर्ची खाने में खड़े होकर दिन भर के काम निपटाना, ये सब मारिया की रोजमर्रा जिंदगी बन चुका था। इसके नाजुक हाथों में छाले पड़ जाते, मगर उसे ससकने की इजाजत भी न थी। अगर कभी वो थकन से बैठ जाती तो चाची की तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठती, यहां आराम करने नहीं आई हो, काम खत्म करो फिर बैठना। चचा अक्सर उसे हकारत से देखते और कहते, हमने उसे पाला है, वरना कौन पूछता इस यतीम को। ये जमले मारिया के दिल में तीर की तरह लगते, मगर वो खामोश रहती। उसके पास शिकायत करने वाला कोई न था। रात को जब सब सो जाते, वो छत को तकते हुए अपनी माँ को याद करती और आंसू खामोशी से उसके गालों पर बह जाते। वो दिल ही दिल में बस इतना सोचती कि क्या इस दुनिया में वाकई कोई ऐसा है जो उसे अपना कह सके। मारिया के दिल में भी एक ख्वाहिश थी, बिल्कुल आम सी, मगर उसके लिए बहुत बड़ी। वो भी स्कूल जाना चाहती थी, बस्ता उठाना, किताबों की खुशबू महसूस करना, तख्ती पर लिखना सीखना। जब सुबह के वक्त चचा के बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते, बस्ते कुंधों पर डाले दरवाजे की तरफ बढ़ते, तो मारिया की नजरें बेअख्तियार उनका पीछा करने लगते। एक दिन उसने हिम्मत करके आहिस्ता से चाची से कहा, चाची, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूं? मैं बहुत मेहनत करूंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। चाची ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुना बना लिया। स्कूल तुम्हारे लिए? फिर तलख लहजे में बोली, हम तुम पर कोई खर्चा नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम्हें अपने घर रखा हुआ है, इतना ही बहुत है। ये सुनकर मारिया की आंखें झुक गईं। उसने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज उसके गले में उटक गए। वो जानती थी कि मजीद बोलना बेफायदा है। चचा अभी पास ही बैठा था। उसने अखबार से नजरें उठाए बगैर कहा, लड़की है, काम सीखे तो बेहतर है, पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी। ये बात मारिया के दिल में गहरा जख्म छोड़ गई। हर सुबह जब चचा के तीनों बच्चे घर से निकलते, मारिया दरवाजे के पास खड़ी होकर उन्हें जाता देखती। उनके बस्तों की आवाज, उनकी हंसी, सब कुछ उसे किसी और दुनिया का हिस्सा लगता था, एक ऐसी दुनिया जिसका दरवाजा उसके लिए बंद था। वो अक्सर सहन के कोने में खड़ी होकर सोचती, क्या मैं वाकई इतनी बेकीमत हूं? क्या इल्म सिर्फ इन लोगों का हक है जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं? कभी कभार वो चचा की बेटी की किताबें चपके से उठा लेती, हुरूफ पहचानने की कोशिश करती, तस्वीरों को देखकर अंदाजे लगाती। उसे पूरी तरह समझ न आता, मगर दिल को एक सुकून मिलता, जैसे वो लम्हा भर के लिए अपनी महरूमी भूल गई हो। जब स्कूल के वक्त बच्चे वापस आते
और अपनी बातें सुनाते, टीचर का जिक्र, दोस्तों की शरारतें, कापियों पर लगे सतारे मारिया मुस्कुराकर सुनती, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक टूटा हुआ ख्वाब छिपा होता। यूं ही वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए, और वो नन्ही सी मारिया जो कभी दरवाजे पर खड़ी होकर स्कूल जाते बच्चों को देखा करती थी, अब 18 बरस की होने वाली थी। उसके चेहरे पर मासूमियत अब भी थी, मगर आंखों में उम्र से पहले ही संजीदगी आ चुकी थी। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, खामोश रहना, सब्र करना और अपने दिल की ख्वाहिशों को दिल ही में दफन करना। जैसे ही मारिया की उम्र का जिक्र होने लगा, चचा और चाची के रवैये में एक नया रंग आ गया। अब बात बात पर उसकी शादी का तज़क्करा होने लगा, मगर ये फिक्र उसके मुस्तकबल या खुशी की नहीं थी, बल्कि जहीज की थी। चाची अक्सर काम करवाते हुए तंजिया लहजे में कहती, अब तुम बड़ी हो गई हो, कल को शादी भी करनी है, मगर ये बताओ जहीज कहाँ से आएगा? फिर वो तलखी से हंसती और मजीद जता देती, तुम्हारे माँ बाप कोई खजाना छोड़कर नहीं गए थे, न सोना न पैसा, अब तुम्हारी शादी हम कहाँ से करेंगे? ये अल्फाज मारिया के दिल पर बोझ बनकर गुड़ते। वो सिर झुकाकर सुनती रहती। हालांकि उसे सच मालूम था, चाची अच्छी तरह जानती थी कि इस घर और उसके साथ लगी जमीन में मारिया भी आधी मालकन थी। ये सब उसके मरहूम वालिदैन की निशानी थी, एक कानूनी हक जो उसके नाम पर था, मगर इस सच को कभी जबान पर न लाया जाता, जैसे वो कोई गुनाह हो। चचा भी अक्सर खामोश रहता, मगर उसकी खामोशी में भी एक मतलब छिपा होता। वो कभी कभार कह देता, जमाना बड़ा खराब है, बगैर जहीज के रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। मारिया ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जाती। उसे शादी का खौफ नहीं था, बल्कि इस बात का दुख था कि जिस घर को वो अपना समझती थी, वहां उसे बोझ समझा जाता था, और जिस हक पर वो खामोश थी, उसी को छीन लेने की तैयारी हो रही थी। कभी रात को वो छत पर लेटकर सितारों को देखती और सोचती, अगर उम्मी अबू जिंदा होते तो क्या वो भी मुझे यूं बेसहारा छोड़ देते? मगर फिर वो खुद को समझाती कि रोना कमजोरी है, और उसने कमजोरी दिखाना सीखा ही नहीं था। वो बस अल्लाह पर छोड़ देती, इस यकीन के साथ कि जो हक इसका है वो एक दिन उसे जरूर मिलेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान भी लाएंगे, और एक नया रास्ता भी। एक दिन दोपहर के वक्त जब मारिया बावर्ची खाने में काम में लगी हुई थी, मोहल्ले की एक औरत कनीज बीबी अचानक घर आ गई। वो चाची के पास चारपाई पर बैठते ही इधर उधर देखने लगी, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, भाभी, एक बात कहने आई हूं। अगर तुम कहो तो मारिया का रिश्ता सेठ अब्दुल गफूर के साथ करवा दूं। चाची के कान खड़े हो गए। उसने हैरत से पूछा, कौन सा सेठ अब्दुल गफूर? कनीज बीबी ने मानी खीज अंदाज में मुस्कुराकर कहा, वही जो बहुत जमीन जायदाद का मालिक है। अल्लाह ने दौलत तो बहुत दी है, मगर औलाद नहीं दी। अब तो वैसे भी बहुत बीमार रहता है। चाची ने जरा करीब होकर पूछा, क्या मतलब? कनीज बीबी ने आवाज और धीमी कर दी, डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि 5-6 महीने से ज्यादा का मेहमान नहीं, उसका कोई संभालने वाला भी नहीं है। अगर मारिया उससे शादी कर ले तो उसके मरने के बाद सारी जायदाद मारिया के नाम हो जाएगी। चाची की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। और जहीज? उसने फौरन सवाल किया। ओरे भाभी, जहीज का तो सवाल ही नहीं, उल्टा सेठ कह रहा है कि मारिया के चचा चाची को एक मोटी रकम भी देगा, बस निकाह जल्दी हो जाए। ये सुनकर चाची के दिल में जैसे ईद हो गई। इसने एक लम्हा भी सोचे बगैर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें क्या एतराज हो सकता है। इसी वक्त मारिया बावर्ची खाने के दरवाजे के पास आकर रख गई। उसने अपनी बात हो रही सुनी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। वो अंदर वापस चली गई, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। शाम को जब चचा घर आया तो चाची ने खुशी खुशी सारी बात सुना दी। चचा ने यह सुनकर पेशानी पर बल डाल लिए। ये क्या बकवास है, लोग क्या कहेंगे, इतनी कम उम्र लड़की की शादी एक बीमार बूढ़े से। चाची ने फौरन जवाब दिया, लोगों की बातें तुम संभाल लोगे या मारिया का खर्चा? वैसे भी ये बोझ कब तक उठाना है, जहीज भी नहीं देना पड़ेगा, उल्टा पैसे मिलेंगे। चचा ने कुछ कहना चाहा, मगर चाची रखी नहीं। और सुनो, सेठ के मरने के बाद सारी जायदाद मारिया के नाम होगी, फिर वही जायदाद हमारे काम आएगी। चचा कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बस लोगों को बातें बनाने का मौका न मिले। चाची ने फाथाना अंदाज में कहा, मैं सब संभाल लूंगी, कनीज बीबी है ना, वही सबको चुप करा देगी। यूं चंद लम्हों की बातचीत में मारिया की किस्मत का फैसला कर दिया गया, बगैर उससे एक लफ्ज पूछे।
इस रात मारिया देर तक जागती रही। उसके जहन में सीठ अब्दुल गफूर का नाम बार बार गूंज रहा था। एक अजनबी, बीमार, उम्र रसीदा शख्स जिसके साथ उसकी जिंदगी बांधी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू खामोशी से तकिए में जज़ब हो गए और दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मैं वाकई सिर्फ एक सौदा हूं? आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जिससे मारिया दिल ही दिल में डरती रही थी। निकाह का दिन। सुबह से घर में अजीब सी गहमा गहमी थी, मगर इस गहमा गहमी में खुशी कम और जल्दी ज्यादा थी। मारिया को खामोशी से नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया और एक सादा सा लाल जोड़ा उसके बदन पर पहना दिया गया। न कोई ढोल था, न कोई खुशी की आवाज, बस एक रस्मी सी तैयारी थी, जैसे कोई बोझ उतारने की तैयारी हो। आईने के सामने बैठे मारिया ने खुद को देखा। लाल जोड़े में वो दुल्हन तो लग रही थी, मगर आंखों में वो चमक न थी जो किसी खुश नसीब दुल्हन की होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ ठंडे हो चुके थे। जब उसे निकाह के लिए कमरे में लाया गया तो मौलवी साहब बैठे थे, चंद करीबी लोग थे और गांव के कुछ अफराद तजस्सुस के मारे जमा हो गए थे। मारिया ने जैसे ही सामने बैठे मर्द की तरफ नजर उठाई, उसके पांव तले से जमीन निकल गई। अब्दुल गफूर उसकी तवक्का से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसका जिस्म कमजोर, चेहरा जर्द, आंखों के गर्द गहरे हल्के और हाथों में कपकवाहट थी। वो अपनी उम्र से भी दोगुना दिखाई दे रहा था। मारिया का दिल बैठने लगा। उसने बेअख्तियार नजरें झुका लें, जैसे उस मंजर को देखने की हिम्मत ही न रही हो। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। इतनी कम उम्र लड़की और इतना बूढ़ा आदमी, अफसोस, क्या जमाना आ गया है। मगर चाची को किसी की बातों की परवाह नहीं थी। वो चेहरे पर बनावटी संजीदगी लिए सब कुछ देख रही थी, जैसे ये सब उसका जाती मामला ही न हो। निकाह के अल्फाज अदा हुए। मारिया की आवाज कांप रही थी, मगर उसने हाँ कह दी। उसके दिल में जैसे कुछ टूटकर बिखर गया हो। चंद लम्हों में वो बंधन बांध दिया गया जिसके लिए उसकी मर्जी कभी पूछी ही नहीं गई थी। निकाह के बाद सेठ अब्दुल गफूर की तरफ से चाची और चचा को एक मोटी रकम दी गई। चाची ने पैसे यूं संभाले जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई हो। उसके चेहरे पर तस्कीन साफ झलक रही थी। फिर रुखसती का वक्त आ गया। मारिया की आंखों से आंसू बेअख्तियार बह निकले। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, चाहे वो जिंदगी दुखों से भरी ही क्यों ना हो। चाची ने बेरहमी से कहा, जाओ, अब यहां कभी लौट कर ना आना। ये अल्फाज मारिया के दिल में तीर बनकर लगे। उसका कोई मेका न था, कोई दरवाजा न था जहां वो लौट सकती। गाड़ी आगे बढ़ी और मारिया अपनी तकदीर के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जिसका अंजाम उसे खुद भी मालूम न था। उसने दिल ही दिल में बस इतना कहा, या अल्लाह, अब तो बस तू ही मेरा सहारा है। अब्दुल गफूर का घर किसी महल से कम न था। ऊंचे दरवाजे, लंबे बरामदे, कीमती पर्दे और खामोशी से खड़े नौकर, सब कुछ मारिया के लिए अजनबी था। इतनी दौलत के बावजूद इस घर में एक वीरानी बसी हुई थी, जैसे खुशी ने यहां आना छोड़ दिया हो। मारिया को एक बड़े सजे हुए कमरे में ले जाया गया। नरम बस्तर, कीमती फर्नीचर, मगर उसके दिल को कोई सुकून न मिला। कुछ देर बाद अब्दुल गफूर को भी कमरे में लाया गया। 2 नौकर उसके बाजू थामे हुए थे। वो चल नहीं पा रहा था, सांस फूली हुई थी और चेहरे पर थकन और बेबसी साफ झलक रही थी। ये मंजर देखकर मारिया के दिल में खौफ के बजाय रहम उभर आया। वो फौरन आगे बढ़ी। उसने अब्दुल गफूर को आहिस्ता से सहारा दिया और बस्तर पर बैठाया। उसके हाथ खुद ब खुद हरकत करने लगे, जैसे बरसों से यही करती आई हो। उसने मेज पर रखी दवाएं उठाईं, वक्त देखकर उसे दवा दी और पानी का गिलास थमाया। अब्दुल गफूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये सब आता है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। मारिया ने नजरें झुकाए आहिस्ता से कहा, मैंने बहुत बीमार लोगों को देखा है, खिदमत करना सीख गई हूं। कुछ देर खामोशी रही। फिर अब्दुल गफूर ने भारी सांस लेकर बोलना शुरू किया, उस घर में सब कुछ है, मगर मेरा नहीं है। ना औलाद, ना कोई अपना। दौलत के लालच में सब आते हैं, मगर दिल से कोई नहीं। उसकी आवाज में दुख छिपा था। मेरी बीवी बरसों पहले इंतकाल कर गई। उसके बाद मैंने बस काम और पैसे को ही सब कुछ समझ लिया। आज जब बीमारी ने आ लिया है तो कोई पूछने वाला नहीं। मारिया खामोशी से सुनती रही। उसे लगा जैसे उसकी अपनी कहानी किसी और जबान में दोहराई जा रही हो। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की, अब्दुल गफूर ने रखते रखते कहा, कि कोई हो जो आखिरी वक्त में मेरे पास बैठ सके, कोई जो मुझे इंसान समझकर देखे।
یہ سن کر ماریا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ پہلی بار کسی ایسے شخص کے سامنے بیٹھی تھی جو اس سے کچھ نہیں مانگ رہا تھا سوائے تھوڑے سے ساتھ کے۔ اس لمحے ماریا کے دل میں ایک فیصلہ سا جنم لینے لگا۔ شاید اس کی زندگی نے اسے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، کسی کی خدمت کے لیے، کسی کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، اور اسے اندازہ نہ تھا کہ یہی رحم، یہی خدمت آنے والے دنوں میں اس کی قسمت کو ایک نئی پہچان دینے والی تھی۔ ماریا دن رات دل و جان سے عبدالغفور کی خدمت کرنے لگی۔ اسے نہ دولت کا لالچ تھا، نہ جائیداد کی ہوس۔ وہ اسے بس ایک ساتھی سمجھتی تھی، اپنی طرح ایک بے بس اور تنہا انسان۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھتی، وقت پر دوا دیتی، راتوں کو جاگ کر اس کا خیال رکھتی۔ عبدالغفور اس کی موجودگی میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا۔ ماریا کی خلوص بھری خدمت نے عبدالغفور کے دل میں جینے کی خواہش دوبارہ جگا دی تھی۔ وہ اکثر کہتا، اگر تم پہلے آ جاتی ماریا تو شاید میں زندگی سے اتنا نہ ہارتا۔ مگر بیماری اور بڑھاپا کسی کی نہیں سنتے۔ جتنا بھی حوصلہ ہو، جسم ایک حد کے بعد ساتھ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ایک خاموش سی صبح عبدالغفور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ماریا کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک شوہر کا انتقال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے انسان کا بچھڑ جانا تھا جسے اس نے دل سے اپنا مانا تھا، جس نے اسے پہلی بار عزت دی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھ کر بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ جیسے ہی عبدالغفور کے انتقال کی خبر پھیلی، اس کے سب لالچی رشتہ دار دولت کی ہوس میں بھاگے چلے آئے۔ ہر ایک کی نظریں اس محل جیسے گھر اور زمینوں پر جمی ہوئی تھیں۔ انہی میں ماریا کے چچا اور چاچی بھی شامل تھے۔ ان کے چہروں پر دکھ کم اور لالچ زیادہ تھا۔ کچھ دیر بعد وکیل آیا، ہاتھ میں فائل تھی۔ اس نے سب کو ایک جگہ جمع کیا اور عبدالغفور کی وصیت پڑھ کر سنائی۔ عبدالغفور صاحب نے اپنی تمام جائیداد اپنی بیوی ماریا کے نام کر دی ہے۔ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے مزید کہا، وصیت میں صاف لکھا ہے کہ میری بیوی نے میری بے لوث خدمت کی ہے، اس لیے میری ساری جائیداد کی واحد حقدار وہی ہے۔ یہ سنتے ہی رشتہ داروں کے چہرے اتر گئے۔ غصے اور مایوسی میں ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے۔ ماریا اب بھی خاموش تھی۔ اسے دولت کی خوشی نہیں تھی، وہ تو ابھی تک اپنے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مگر چاچی کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ فوراً ماریا کے پاس آئی، بناوٹی پیار سے بولی، ماریا میری بچی، تم تو اکیلی رہ گئی ہو، اتنی بڑی جائیداد اکیلے کیسے سنبھالو گی؟ ہمارے ساتھ چلو، تمہارے چچا تمہاری مدد کریں گے۔ ماریا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ کمزوری نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ دکھ تھا، مگر ساتھ ہی ایک مضبوطی بھی تھی۔ اس نے صاف اور پراعتماد لہجے میں کہا، نہیں چاچی، اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ چاچی حیران رہ گئی۔ دوبارہ میرے گھر کبھی مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر ماریا نے وہ دروازہ بند کر دیا جو برسوں پہلے اس پر بند کر دیا گیا تھا۔ اب ماریا صرف ایک یتیم لڑکی نہیں رہی تھی، نہ کسی کی نوکرانی۔ وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جس نے صبر، خدمت اور سچائی سے اپنا مقام خود بنایا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اصل دولت جائیداد نہیں، بلکہ نیت ہوتی ہے، اور نیک نیت کبھی خالی نہیں۔